बच्चों, वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी, जो आज एक लेक्चर आपके लिए लेके आई हैं, विच विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ जी, ग्रेविटेशन चैप्टर जो कि क्लास 9 का है, लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और आज के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कशन रहेगा उसमें मेजरली न्यूमेरिकल सेक्शन है। यस, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया भी था, ज्यादातर सवाल कंसेप्चुअल डाले गए थे। लेकिन अब ये जो पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से 22 तक कवर किए जाएंगे, उसमें आपको मेजरली न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। एंड आपको देखने को ये भी मिलेगा कि जो ज्यादातर क्वेश्चंस है ना इसमें, वो आप देखोगे कि जो मोशन में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड सवाल कर चुके हैं ना, बहुत ही उसी तरह के सवाल आपको देखेंगे रिपीटेड मोड में, वैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो एनी हाउ इफ यू विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रेविटेशन चैप्टर, ऑटोमेटिकली हमारा मोशन भी रिवाइज हो जाएगा। हाँ जी, मोशन भी रिवाइज हो जाएगा, देख रही है। तो ग्रेविटेशन के साथ हमारा क्या हो रहा है, मोशन का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो बच्चे इसका फर्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं, आई मीन इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं एनसीईआरटी डिस्कशन के लिए, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, जहां से आप प्रीवियस लेक्चर देख पाएंगे। उसी के साथ जो भी आज क्लास में कंटेंट होगा उसके नोट्स की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड उससे पहले सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक टॉर्क इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से इसमें लेक्चर्स आते रहेंगे और कमिंग चैप्टर्स, वर्क, एनर्जी, साउंड, वो सब भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, तो इसलिए सभी बच्चे फटाफट से चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। ओके, तो बेटा चलें शुरू करें। एवरीवन इज रेडी? यस। तो चलिए शुरू हो जाइए। जैसे ही सवाल आएगा बोर्ड पे, फटाफट से आपको पहले आंसर निकालना है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि क्या आंसर आया है, एंड देन आई विल टेल यू द करेक्ट वन। करें शुरू? आइए तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 जो क्या दिया गया है। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर फेंका गया, कितनी स्पीड के साथ? 49 मीटर पर सेकेंड के साथ। 49 मीटर पर सेकेंड के साथ, ओके। तो फिर अब इन्होंने कहा कुछ कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, देख लेते हैं। चलिए, पहले तो उसने बोला आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट, कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। फिर दूसरा उसने पूछा द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। भाई सही बात है, अगर कोई बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो ऊपर आसमान में थोड़ा ना रह जाएगी, ऊपर जाएगी 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 और रुकेगी, फिर रुक के फिर वापस नीचे आएगी, तो उसको टाइम लगेगा ना ऊपर से नीचे तक आने में। वही टाइम पूछ रहे हैं, आखिर इसमें कितना समय लगेगा। तो चलिए भाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की, जिसमें उसने क्या कहा था कि मैक्सिमम हाइट वो कितनी ऊपर तक जाएगा। सही बात है, ओके जी। तो देखते हैं। तो एक चीज देखो, इनिशियल स्पीड तो हमको पता है भाई 49 मीटर पर सेकंड के साथ फेंका गया है ना। अब धीरे 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 उसकी स्पीड कम होगी और फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। यही तो बात है। और यहीं पे तो हम कहेंगे ना बॉडी ने मैक्सिमम हाइट ली है ना। मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी? अब बॉडी चल रही है चल रही है चल रही है, अभी थोड़ा ना मैक्सिमम हाइट चल रही है 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 और रुक गई। ये हुई ना मैक्सिमम हाइट, जहां तक वो जाके रुकी है, क्योंकि उसके बाद नीचे आएगी, उसके बाद नीचे आएगी। तो यानी कि ये है मैक्सिमम हाइट जहां पे बॉल जाके रुक गई है, राइट। तो यहां तक का हमें क्या बताना है, हाइट, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। अब सोचो बेटा, जब बॉल ऊपर जा रही है तो अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं तो वो क्या होगा, जी। ओके, तो देखो हमारे पास v है 0, u है 49, g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा है s, बोलो मैंने क्या सिखाया है, ऐसे करने के लिए हमें क्या करना होता है। हाँ जी मैम, वैसे तो हमको बढ़िया प्रैक्टिस हो गई है, आपने जैसे कराया है, पर फिर भी चलो मैं आप लोगों के लिए एक बार बता देती हूँ कि करना क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो हम अपनी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, बिल्कुल लिख लीजिए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि निकालना क्या है। क्या निकालना है भाई, एस निकालना है। एस निकालना है तो देखो भाई कौन कौन से क्वेश्चन इक्वेशन में आपके पास एस है। सेकंड में भी एस है, थर्ड में भी एस है, फर्स्ट में तो नहीं है। फर्स्ट में जब एस नहीं है तो हम यहाँ से एस तो निकाल ही नहीं पाएंगे, या तो हम सेकंड से निकाल पाएंगे या हम थर्ड से निकाल पाएंगे।
अच्छा, अब हम सेकंड में चेक करते हैं हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा, u चाहिए, हाँ वो गिवन है। t चाहिए, गिवन है क्या? t गिवन है क्या? नहीं, t तो गिवन ही नहीं है। और अगर t गिवन ही नहीं है तो फिर तो हम ये निकाल ही नहीं पाएंगे ना, है ना, s निकलेगा नहीं। चलो अब थर्ड वाले से चेक करते हैं। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, हाँ जी गिवन है 0, u गिवन है 49 गिवन है, और a इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज 9.8, हाँ ये गिवन है। तो इसका मतलब वी कैन यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है आखिर इक्वेशन कौन सी लगेगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले देखो निकालना क्या है, फिर तीनों इक्वेशन को लिख लो और उनमें चेक करो कौन सा वाला निकालना है वो किस में से निकलेगा। फिर इन दोनों में से हमने देखा कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, बट हमने देखा टाइम तो गिवन ही नहीं था, इसलिए हम सेकंड नहीं लगा पाए। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू द थर्ड वन। इतना क्लियर है? ऐसे हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है। चल अब आ जाते हैं व्हाट वी आर सेइंग यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं, जो कि क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल कितनी है 49 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा, जब भी बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव, क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये आएगा -9.8 इंटू एस। ओके, तो अगर हम इसे ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -49 इंटू 49 इक्वल्स टू -19.6 इंटू एस, राइट, ये लिखा हुआ है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 49 इंटू 49 को डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 19.6, 19.6। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू, देखो विच इज इक्वल्स टू 122.5 मीटर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट, समझ में आ गया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, उसको सॉल्व किया हमने, ये आ गया, करेक्ट। और क्या पूछा था, देखो टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब देखो ये क्या करेगी ना, बॉल ऊपर जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट तक, यहां तक, फिर नीचे आएगी सेम यहाँ पे, है ना। मैंने जस्ट साइड ऐसे बनाया है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये ऊपर जाके सीधा यहीं आती है वैसे, ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए बनाया कि ये ऊपर गई और फिर लौट गई। अब एक बात ध्यान है आपको कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो बॉल या कोई भी बॉडी जब ऊपर जाती है और ऊपर जाने में जितना टाइम उसको लगता है, जिसको क्या बुलाते हैं, टाइम ऑफ, वेरी गुड, जिसको बुलाते हैं टाइम ऑफ एसेट। तो जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो जितना टाइम लगता है ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगता है नीचे आने में। तो एक काम करते हैं ना, हम सिर्फ ये निकाल लेते हैं कि आखिर बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, सही बात है। चलो चलो निकालते हैं। तो कैसे निकाले, देखो देखो देखो, अच्छा इनिशियल स्पीड है 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनली जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो 0, है ना, और जी कितना है 9.8। ओके, मतलब कि हमारे पास हमको निकालना क्या है, हमको टाइम निकालना है ऊपर जाने वाला, ठीक है। और हमारे पास v गिवन है, u गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है। बताओ कौन सी इक्वेशन लगानी सही रहेगी, v u एंड a इज गिवन। ध्यान से देखो, t निकालना है, तो t कौन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में है, ये देखो t है ना, यहाँ से निकल सकता है, और इक्वेशन नंबर 2 में है, यहाँ भी निकल सकता है, बट थर्ड में तो है ही नहीं, तो थर्ड तो नहीं लगा पाएंगे, है ना। अब 2 में अगर हम देखें, अच्छा 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, अभी हमने निकाली, यस, u भी है, t और a भी है, तो ये लगा सकते हैं। वहीं हम फर्स्ट को देखें तो v भी गिवन है, u भी गिवन है, a भी गिवन है, मतलब हम इसमें ना दोनों ही लगा सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट यू कैन अप्लाई, समझ में आया, कोई भी जो आप चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में मैं अप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट, ठीक है। देखो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 49, एक्सेलरेशन कितना लेंगे -9.8 इंटू टी, राइट। तो अब यहाँ पे इसको यहाँ लेके आओ तो ये हो गया -49 इक्वल्स टू -9.8 इंटू टी।
ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, t इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 9.8, राइट। अब हम चाहें तो ये डेसिमल को काट के ऊपर क्या लगाएंगे, 0। सो दिस इज व्हाट 490 डिवाइड बाय 98 व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट 5 सेकेंड्स। सो व्हाट आई कैन से हियर इज टाइम ऑफ एसेंट जो लगेगा बॉडी को ऊपर जाने में, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में, t1 वो कितना लगेगा, 5 सेकेंड। और हमने कहा था जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, यानी कि जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा वो भी कितना होगा, 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम पूछा था ना हमसे, टोटल टाइम क्या होता है, आने का और जाने का। टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2 which is equals to 5 plus 5 equals to 10 सेकेंड। सो फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड। क्लियर? यस। तो क्या था, अगर हम इस क्वेश्चन को ये भी बोल दें बेटा ये मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो गलत थोड़ा ना है, इसमें ऐसा ग्रेविटेशन का तो कुछ नहीं हुआ ना। तो वही हम कह रहे हैं कि मोशन वाले क्वेश्चन ही आप देखोगे बार रिपीट हो गए हैं, ठीक है। ओके, 13 क्लियर है सबको? तो आ जाए अगले सवाल पे। हाँ जी आ जाइए, देखिए दूसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एवरीवन ट्राई द क्वेश्चन, क्या लिखा है, चलो करो ट्राई, फिर उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। A stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर, है ना। ये मान लेते हैं हमारा कोई टावर है, कितनी हाइट दी गई है, 19.6 मीटर। इतनी हाइट से हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉल को गिरा रहे हैं ऐसे, ठीक है, स्टोन को गिरा रहे हैं। ओके, अब उसने बोला है कि जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले मतलब यहाँ पे जब वो आके टच करेगी ना ग्राउंड को, एकदम जस्ट टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी बतानी है बेटा, क्योंकि जस्ट वो ग्राउंड को अगर टच कर ही दिया तो वेलोसिटी उस टाइम पे 0 होगी ना। तो वो कह रहे हैं वेलोसिटी जस्ट टच करने से पहले वाली बतानी है, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू टेल, वी कितना होगा फाइनल वेलोसिटी, चलो बताओ बेटा। अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से गिरा रहे हैं तो u क्या लेते हैं उस केस में, 0। आप फ्री फॉल कर रहे हो ना, तो u गिवन है 0, आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको v निकालना है, g भी हमें पता है 9.8 लेना होता है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगाना सही है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, बोलो कौन सी, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड। तो वी कैन सी हियर कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था बिल्कुल उसी तरह से, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे देखा था, तो यहाँ पर भी उसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जा सकता है। वी कैन अप्लाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। हाँ जी, v हमें निकालना है, u क्या है, u है इनिशियल स्पीड, कितनी स्पीड से फेंका हमने, हमने तो फ्री फॉल कराया ना, रिलीज किया है, तो u क्या है 0। एक्सेलरेशन कितना बोला लेने के लिए, प्लस की माइनस, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो प्लस 9.8 और डिस्प्लेसमेंट हो गया है 19.6। तो ये क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 कितना होता है, 19.6 इंटू 19.6 ऐसा। अच्छा क्या हम इसको 19.6 का स्क्वायर लिख लें, बिल्कुल मैम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया तो v अपना आ गया इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, 19.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बॉल जस्ट ग्राउंड पे टच करने से पहले पहुंचेगी। यस, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। चलें आगे, समझ में आ गया, चल आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, यहां बोला है एक स्टोन को थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड्स। इस बार हमें क्या बोला गया है कि स्टोन को ऊपर फेंका गया है with an initial velocity of 40 meter per second. U is 40 meter per second. Taking g equals to 10. अभी देखो इस बार 9.8 नहीं लेना, पहले वाले जो दो क्वेश्चंस थे हमने उसमें 9.8 लिया था, इस क्वेश्चन में हमें 10 लेना है g को। इसने बोला है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। अरे यार ये तो सेम टाइप के सवाल बार बार पूछ रहे हैं, अभी तो हमने निकाला था
मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन मतलब वो वाला पॉइंट जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। ये तो मैम अभी करवाया था ना आपने। अरे हाँ यार, सही है। तो पहले तो हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। वो तो मैम ने बता दिया था हमें कैसे निकालेंगे कि भाई v गिवन है, u गिवन है, s निकालना है और g भी गिवन है। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना, जिसमें v क्या है 0, u क्या है 40, 2 इंटू ए बताओ मुझे, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो -10, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। सही है। अब देखो ये तो 0 है ना, दिस इज व्हाट -40 इंटू 40 -20 इंटू एस। सही बात है, माइनस से माइनस कैसे से, ये कितने से कटेगा 2 से, सो 40 इंटू 2 इज 80, राइट। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो आपको ये बोला गया कि बॉडी जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस कवर किया ऊपर तक, टॉप मोस्ट पॉइंट तक 80। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन इज 80 मीटर। ठीक है भाई, हो गया ये तो हमारा। और कुछ भी पूछा है क्या, हाँ जी बेटा बिल्कुल पूछा है। इन्होंने पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब सोचो, आपने पत्थर को ऊपर फेंका, पत्थर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, फाइनली 0, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एंड फाइनली वहीं आ जाएगा जहां से वो चला था। अच्छा, जहां से वो चला था अगर वो वहीं पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। बट व्हाट अबाउट डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा, नो डिस्टेंस 0 कैसे होगा बेटा, यहां से यहां तक जाने का डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट कितना बताया 80। अब जितना वो चला, कितना चला 80, वापस आते हुए भी तो उसे कितना चलना पड़ेगा, सेम 80 जाने का 80 आने का, तो 80 plus 80 is 160, right? So if I am talking about the total distance, right, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऊपर जाने का 80, फिर वहां से बॉल का नीचे लौट के आने का ये भी 80, ठीक है, that is also 80. So total distance covered, है ना, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 80 प्लस 80 दैट विल बी 160 मीटर, ये हो जाएगा। वहीं हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज वी आर कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आया, चल ओके। तो देखो इनमें क्वेश्चंस में क्या ही है, वही अपने मोशन चैप्टर के सवाल चल रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे भर भर के, इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस बार बार आपके पास आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 जो क्या बोलता है, देखो फिर से हमारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर, है ना, क्योंकि इसने मासेस दिए हैं, किस किस के, अर्थ के और सन के, और उनके बीच का क्या दिया है, डिस्टेंस भी दिया है। पूछा क्या है, अरे मैम ये तो हमने क्वेश्चन इतनी बार कर लिया ना, हमें तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में करना क्या है, बस अपने को ये वैल्यूज पुट कर देनी है ना, 6.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी -11, है ना, इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 मास हो जाएगा, देन वी हैव 2 इंटू 10 की पावर 30, है ना, 2 इंटू 10 की पावर 30, और डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर, राइट। अब मैंने आपको क्या बोला था, जो ये वाले टर्म्स है जैसे कि 6.6 इंटू 6 इंटू 2, इनको तो यहाँ लिख लो, नीचे क्या है 1.5 इंटू 1.5 क्योंकि स्क्वायर है, और जो 10 वाले है ना वो एक साथ लिख लो, जैसे 10 की पावर ये कितना है -11, ये कितना है +24, ये कितना है +30, और नीचे देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 11 टू 22, +22 नीचे है, ऊपर जाके -22 हो जाएगा, राइट। तो बस
अब आपको इसको सॉल्व करना है, डेसिमल से वाला डेसिमल काट लेना, इधर डेसिमल काटोगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इस तरह से आ जाएगा। फिर 3 से काट दो, 3 2 जा 6, तो यहाँ हो गया 4 2 जा 8, 8 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 15, और इंटू 10 की पावर वाला ये वाला सॉल्व कर देना। देखो कैसे, इंटू 10 की पावर -11 -22, ये तो ऐड हो जाएंगे ना, तो ये कितना हो गया -33, और इसी तरह से ये ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना होगा 3 + 4 5 4 0 54, है ना। तो अब -33 + 54 मतलब 54 को 33 में से माइनस कर देना, राइट। बस इतना ही हमें करना है, एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग 3.56 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन आ जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर? चलो, जिन जिन बच्चों को अभी तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है एकदम, सब बच्चे कमेंट्स में बताएं मुझे लिख के कि मैम बहुत बढ़िया से समझ में आया, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मजा आ रहा है। एवरीवन राइट डाउन, यस। चलें आगे, खड़े शुरू। ओके, देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम पहुंच गए हैं। अगेन एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, दिस कैन बी रिलेटेड विद योर मोशन चैप्टर आल्सो, राइट। बड़ी अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है ना। तो इस पे तो हम एक काम करते हैं, स्टार बना लेते हैं, स्टार स्टार स्टार। इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो क्या सवाल है। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या दिया है, आप और आपका दोस्त, आप और आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। एक दोस्त कहाँ खड़ा है, ऊपर, एक खड़ा है नीचे, है ना। तो आपने अपने दोस्त को क्या बोला, भाई जिस टाइम पे मैं बॉल को ऊपर से नीचे फेंकूंगा उसी टाइम पे तुम्हें भी नीचे से ऊपर बॉल को फेंकना है, ठीक है। जैसे उसने बोला भाई मैंने यहाँ से ना बॉल डाल रहा हूँ, ठीक है ना, फ्री फॉल ऊपर से, है ना। और ये कितने ऊपर से डाल रहा है भाई, 100 मीटर के ऊपर से, 100 मीटर हाइट पे से। तो जिस टाइम पे मैं बॉल फेंक रहा हूँ ना, तू भी उसी टाइम पे ऐसे करके नीचे से बॉल फेंकना, ठीक है। उसने अपने दोस्त को बोला तू भी नीचे से फेंकना ऐसे। तो उसने क्या किया भाई, उसने फेंक दिया 25 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर वाले ने कैसे फेंका, नो वेलोसिटी। भाई नीचे वाले को तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, अगर वो वेलोसिटी देगा ही नहीं तो बॉल ऊपर कैसे जाएगी। तो नीचे वाले ने वेलोसिटी कितनी दी, 25 दी। अब भाई वो क्या पूछ रहे हैं, ये बताओ ये दोनों बॉल्स कहीं तो मिलेंगी, कहीं तो मिलेंगी, तो वो पूछ रहे हैं कहाँ मिली। जैसे मान लो ये बॉल ऊपर से आ रही है, ये बॉल यहाँ तक पहुंची, और ये जो नीचे से आ रही है ये वाली बॉल कहाँ पहुंची, यहाँ पे पहुंची। तो हम कह रहे हैं ये दोनों बॉल्स यहाँ पे आके मिली, ऐसे, ठीक है ना। दोनों बॉल यहाँ पे आके मिली, या तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लो कि ये यहाँ आके मिली, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कब मिली और कहाँ मिली, तो ये डिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं, सही बात है। चल अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं बॉल 1 और इसको मान लेते हैं बॉल 2, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी बॉल 1 की होगी, ये 2 की होगी। चलो एक काम करते हैं, अब हम ये बोलते हैं कि ना, मान लेते हैं कि ड्यूरिंग दैट इसने डिस्टेंस कितना चला, मान लो x चला, ठीक है। किसने, बॉल 1 ने, है ना। बॉल 1, फॉर बॉल 1 हम बात करते हैं। तो अब ना ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, x निकालना है, ठीक है। उसके लिए इक्वेशन लगाते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम लगाए तो वो क्या हो गई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ दूरी में, कुछ टाइम में, मतलब जब वो मिले ना उतने टाइम में उसने डिस्टेंस कितना चला, x, और उसको इनिशियल स्पीड कितनी दी गई थी, 0। ये तो हटा ही दो, फिर ये तो बड़ा काम ही खत्म। अब देखो बॉल नीचे आ रही है, द बॉल इज कमिंग डाउन, ठीक है ना। तो आपको क्या लेना है, एक्सेलरेशन लेना है, यहाँ पे g प्लस जी लोगे ना, क्योंकि नीचे आ रही है, x इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये बन गई पहली बॉल की इक्वेशन, सही है, ओके, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं इक्वेशन फॉर बॉल 2, कि उतनी ही देर में, सेम टाइम में बॉल 2 के बारे में बात करें, और हम उस पे भी लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो सुनो मेरी बात, पूरा डिस्टेंस कितना है, 100, ऊपर वाली बॉल ने चला x, जैसे मान लो मैंने बोला भाई मान लो 20 मीटर ऊपर वाली ने चला,
20 चला। तो बेटा अगर ये पूरा 100 है, इसने 20 चला, तो इस बॉल को कितना चलना पड़ा होगा? 80। 100 माइनस 20 किया ना आपने? तो यहाँ पर भी तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ये देखना है कि आखिर इसने कितना चला, तो आप इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी कि कितना चला? 100 माइनस एक्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि नीचे वाली बॉल को उस दौरान कितना चलना पड़ा? 100 माइनस एक्स। और इसका u तो गिवन है ना 25, और सेम टाइम लगा जितना पहले वाले को लगा था, तो उसका टाइम हमने कितना लिया था? t। तो यहाँ भी कितना डलेगा? t। अब बॉल को ऊपर डाला जा रहा है कि नीचे? ऊपर। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहाँ पे हम डाल देंगे -12 g t²। क्लियर? अब आ जाओ, अब थोड़ा ध्यान से देखो, हाफ GT² इज इक्वल टू एक्स, है कि नहीं? यहां भी हाफ GT² है। तो एक काम करते हैं ना, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड पुटिंग एंड पुट हाफ GT² इक्वल्स टू एक्स, है ना? फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं और यहां डाल के देखते हैं। देखो क्या बनेगा? 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 25t माइनस, और इसकी जगह पे क्या? एक्स, है कि नहीं? अब देखो यहाँ भी माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स, काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं ना? और ये क्या आ गया? 100 इक्वल्स टू 25t। अच्छा, यानी कि 100 को 25 से डिवाइड कर दें? कर देते हैं। तो 100 बाई 25 कितना होता है? 100 बाई 25 होता है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि बॉल कब मिलेंगी? आपस में बॉल टकराएंगी 4 सेकेंड के बाद। अरे वाह, मतलब कब टकराएंगी ये तो हमारा निकल गया, 4 सेकेंड के बाद। पर अब सवाल ये है कि कहां, वेयर, कितने डिस्टेंस के बाद? तो एक काम करते हैं ना, अच्छा वेयर पूछ रहे हो, वेयर पूछ रहे हो, तो फिर एक काम करते हैं ना, यूजिंग x इक्वल्स टू हाफ GT², जिसमें हम कह रहे हैं कि g कितना है? 10, और कितनी देर तक चला? 4 सेकेंड तक। तो ये कटा 2 5 10, 4 4 16, एंड 16 इंटू 5 कितना हो जाता है आपका? ये हो गया आपका 80। ठीक है, तो 80 मीटर। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर कि ये देखो, हमने कहा ऊपर वाली बॉल कितना चल गई? ऊपर वाली बॉल चल गई 80 मीटर। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऊपर वाली बॉल 80 मीटर चली। और दूसरा हम बोल सकते हैं 100 माइनस एक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 100 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में कि x जो है 80 मीटर, यानी कि फर्स्ट बॉल को चलना पड़ा 80 मीटर, जो हमने फर्स्ट बॉल कंसीडर करी थी। और जो सेकंड बॉल है, नीचे वाली बॉल है, उसको कितना चलना पड़ा? 20 मीटर फ्रॉम दी ग्राउंड बाय सेकंड बॉल। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस, सही बात है ना भाई, 100 माइनस 80 करना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर आएगा। So that's how we can say that कि after 4 seconds, two stones meet at a distance of 20 meter from the ground. Clear? सही बात है? Okay. तो है कि नहीं बढ़िया सवाल? है ना? आया ना समझ में? आया ना समझ में कि ऊपर से भी एक पत्थर को गिराया गया, नीचे से भी एक पत्थर को फेंका गया, और पूछा गया कब और कहां वो जाके मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे कंपटीशन में भी और आपके स्कूल एग्जाम्स में भी। तो ऐसे क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कर ले, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आया समझ में कैसे किया है हमने? सबसे पहले हमने फर्स्ट बॉल इसको कंसीडर कर लिया और सेकंड इसे कंसीडर कर लिया। फर्स्ट बॉल के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये लगा दिया। u क्या है? 0 है भाई। x क्या आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो उतने ही टाइम में, टाइम t में, बॉल 2 ने कितना चला? इसने चला x, पूरा है 100, तो इसको कितना चलना पड़ेगा? 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। हाँ जी, वही लगा दिया हमने। टाइम को हमने सेम लेना है। हमने देखा हाफ जी टी स्क्वायर तो x के इक्वल था, वो हमने डाल दिया। टाइम कितना आ गया? 4 सेकंड आ गया। वो 4 सेकंड टाइम अगर हम यहाँ डाल दें तो हमको मिल जाएगा x, जो कि है 80 मीटर, जो कि है फर्स्ट बॉल का डिस्टेंस, जो उसने 4 सेकंड में चला। फिर अगर 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 20 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा जो बॉल 2 ने चला। गॉट इट? आया मजा? समझ में आया? तो सभी बच्चे बना ले बेटा इस पे स्टार और मार्क कर ले, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल।
चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। ओके ओके ओके, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी, बहुत आसान है, सिंपल बोल रहा है एक बॉल को उछाला गया और ये बॉल घूम कर वापस नीचे आई, ठीक है, तो 6 सेकंड लगे। कहा उसने ऊपर गई, लौट के आई, पूरा टाइम कितना लगा? 6 सेकंड। अब ध्यान से सोचो, 6 सेकंड पूरा लगा। मैम ने क्या बोला था? जितना टाइम जाने का लगता है उतना ही आने का लगता है। तो 6 सेकंड अगर ओवरऑल लगे, इसका मतलब 3 सेकंड ऊपर जाने का लगा होगा और 3 सेकंड नीचे आने का। 3 सेकंड नीचे आने का, समझ गए बात को? क्योंकि 6 सेकंड बोला ना उसने, ओवरऑल 6 सेकंड, तो 3 सेकंड ऊपर 3 सेकंड नीचे, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। इनिशियल वेलोसिटी बतानी है कि कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था। चलिए भाई बता लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखो ना, आपको क्या क्या आ जा रहा है यहाँ पे, कितनी वेलोसिटी से आपने फेंका। अब अभी अभी मैंने जो बात बताई उससे हमको ये तो समझ में आ गया कि 3 सेकंड तक बॉल ऊपर जाएगी, फिर 3 सेकंड के बाद जाके रुक जाएगी। यही बात थी ना? मतलब हमारे पास क्या गिवन है? v गिवन है ना? हमारे पास t गिवन है, हमारे पास v गिवन है 0, t गिवन है 3 सेकंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता ही है, ऊपर जा रहा है ना, तो माइनस में लेना पड़ेगा, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब g लेना पड़ेगा हमें। पूछ क्या रहे हैं? यू पूछ रहे हैं, बोलो कौन सी इक्वेशन? बोलो कौन सी इक्वेशन? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तो क्लियर होता होगा ना, आपको दिमाग में स्ट्राइक करता होगा भाई कौन सी लगा पाएंगे। अभी भी क्लियर नहीं करता है तो क्या करना है, तीनों इक्वेशन को लिख लो, देखो निकालना क्या है और किस में सारी वैल्यूज गिवन है ना। सो वी विल अप्लाई v इक्वल्स टू u प्लस 80। v क्या है? 0 है, u क्या है? निकालना है, a क्या है? 10 है, इनफैक्ट -10 है, इंटू 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 30, इधर लेके जाओगे तो -30 किस में हो जाएगा? +30। यानी कि इनिशियली हमने उसको 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करना है। क्लियर? 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करना है। हो गया भाई फर्स्ट पार्ट, 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। अब क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, टॉप मोस्ट पॉइंट तक अगर जब वो पहुंचेगा तो कितनी हाइट उसने अटेन की होगी। क्या मैम बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हमने कितनी बार तो कर लिया है। हाँ जी, तो कर लिया तो फटाफट से आंसर बता दो और एकदम सही आंसर निकाल के बताओ। निकालो फटाफट से। मैक्सिमम हाइट कितनी उसने अटेन करी जब 30 मीटर पर सेकेंड से बॉल को आपने फेंका है ना? यहाँ पे v क्या है? 0 है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बोलो भाई क्या करेंगे? तो मैम बताइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें दो इक्वेशन लगा सकते हैं, या तो आप सेकंड लगा लो तब भी आंसर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, या फिर हम थर्ड भी लगा सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑल द वैल्यूज हियर। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम देखें यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v मतलब फाइनल विच इज 0, इनिशियल कितना है? 30 से फेंका है ना, और बेटा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाता है तो हम क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन को प्लस की माइनस? माइनस, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, तो ये कितना हो गया? -30 इंटू 30 इक्वल्स टू -20 इंटू एस। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 कितने से कटेगा? 15 से। 15 इंटू 3 कितना होता है? 15 इंटू 3 होता है 45। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, 45 मीटर। बताओ क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, सिंपल थर्ड इक्वेशन लगाना है ना? क्या लगाना है? थर्ड इक्वेशन लगाना है। ओके बेटा, यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, काफी सारे बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ करते हैं आप लोग, है ना? आपसे मतलब ये है कि मैंने आपको फिजिक्स तो सिखा दिया, व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेल यू कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, उनमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। ये जो थोड़ा नीचे वाला पोर्शन है ना, ऑल्दो मैं आपको हमेशा आइडिया देती रहती हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं, बट काफी बच्चे ना इधर गड़बड़ करते हैं, है ना? काफी गड़बड़ करते हैं। मैम मेरे को प्लस करना था मैंने माइनस कर दिया, मैम डिवाइड करना था मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैम मैंने कटिंग गलत कर दी इसलिए मेरा आंसर नहीं आया। तो भाई उसकी प्रैक्टिस करो, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। आपका ये जो मैथमेटिकल वाला पोर्शन है ना, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करा करो थोड़ा सा कैलकुलेशन के टाइम पे,
कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, वरना आपने जो भी सीखा है वो सब गलत। अभी तो चलो आपका फिर भी स्कूल में चल जाता है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो टीचर चलो नीचे का कुछ गलत किया तो एक आधा नंबर काट के पूरे बाकी पूरे नंबर दे देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपका एमसीक्यू आता है ना? तो आपके पूरे स्टेप सही हो, एंडिंग में आपने एक गड़बड़ कर दी हो, आंसर गलत तो मतलब गलत, है ना? उसमें कोई नहीं देखेगा कि आपने इनिशियल स्टेप तो सही किए थे। तो अपनी प्रैक्टिस थोड़ी इस हिसाब से रखो कि एंडिंग में आपका आंसर सही आना चाहिए। कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट ओनली। उसकी प्रैक्टिस अभी से डालिए, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आएगी। अरे बात समझ में? इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनल तक आंसर सही आना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना? सब्जेक्टिव में चल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कई बच्चे बोलते हैं मैम हमने ना यहाँ गड़बड़ कर दिया, वहां गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, चल अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। देखो ध्यान से क्या बोला उसने। जैसे हमने देखा था ना कि बॉल को हमने फेंका, देखो ये अच्छी चीज है, ये जो पूछा है ना इसने बढ़िया पूछा है। 3 सेकंड तक तो हमारी बॉल यहाँ ही थी, ठीक है। अब उसने 4 सेकंड पे बोला, तो ध्यान से देखो ना, 3 सेकंड तो ऊपर जाने में लगे, और 4 सेकंड कब होंगे, जब बॉल यहाँ कहीं आ जाएगी। मतलब 3 सेकंड ये ऊपर जाने के, और 1 सेकंड में बॉल यहाँ कहीं पहुंचेगी। तो मतलब ये लोकेशन वो पूछ रहा है, ये वाली लोकेशन, कि ये लोकेशन बताइए 4 सेकंड पे बॉडी यहाँ आ जाएगी। ओके, तो अब इसको क्या करें, इसका ना ऐसे कर सकते हैं कि उसने ये पूछा है ना, तो ये सोचो जब आप बॉल को फेंकते हो ऊपर, ठीक है, ऊपर फेंका, धीरे 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 वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर बॉल नीचे आना शुरू कर रही है। तो जब बॉल नीचे आना शुरू कर रही है, आप यहाँ पे ये देखो ना, ये इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, 0, और ये कितना चली अभी, 1 सेकेंड। तो एक काम करो ना, 1 सेकेंड में ये कितना चली वो देख लो। कैसे देख लेंगे, यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर u की बात करें तो u तो 0 है ना। नॉर्मली आप सोचो, नॉर्मली अगर आप सोचो तो आपको ये पता चलेगा ना कि बॉल एक ऐसा कंडीशन बन गया कि फ्री फॉल हम नीचे की तरफ करा रहे हो, ऐसा कुछ, और कितने टाइम में, 1 में। सही बात है। और देखो, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 5। तो हम क्या कह रहे हैं, 1 सेकंड में बॉल ने कितना चला, 5 मीटर। जो पूछ रहा है ना कि 4 सेकंड पे लोकेशन कितनी है, तो हम ये कह रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम देख पा रहे हैं तो 5 सेकंड के डिस्टेंस पे है। लेकिन पता है आंसर देना कैसे ज्यादा सही रहेगा, नीचे से, फ्रॉम दी ग्राउंड। तो मैं पता है पूरा डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, अभी अभी निकाला है हमने, कितना, 45, राइट। अभी हमने क्या करा है, ये निकाला है पूरा कि ये कितना है, 45 मीटर। अब उसमें से ये कितना ट्रैवल किया उसने, 5 मीटर। यानी कि ग्राउंड से ये बॉल कितनी हाइट पे है, 45 माइनस 5, यानी कि 40 मीटर। तो मैं तो ये ऐसे आपको आंसर करना है। सो यू हैव टू आंसर कि बॉल इज एट 40 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, ऐसे, ठीक है ना। आपको 40 मीटर देना है, 5 मीटर की जगह पे 40 मीटर देना आंसर ज्यादा एप्ट है। गॉट इट, आगे समझ में। तो ये पॉइंट थोड़ा अच्छा था, ये कई बार पूछते हैं इस तरह से कि बता दो 4th सेकंड पे बॉडी कहाँ थी, 5th सेकंड पे कहाँ पे थी, तो उसके लिए यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस। गॉट इट, ओके, करें अगला सवाल। आइए, चलिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्या पूछा है। अरे वाह, हम लोग आ चुके हैं अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बैंड फोर्स के क्वेश्चंस पे। तो ये है सवाल, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बैंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्ट। सिंपल सा पूछ रहा है भाई, आपने किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाल दिया, किसी फ्लूइड में डाल दिया, तो बैंड फोर्स किधर लगता है। क्या होता है बैंड फोर्स, बैंड फोर्स होता है अपथ्रस्ट, राइट। तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी बॉडी को अगर आप किसी बॉडी में इमर्स करते हैं, किसी भी लिक्विड में इमर्स करते हैं ऐसे, तो इस पे जो बाइंड फोर्स लगता है वो कहां लगता है, ऊपर की तरफ। बाइंड फोर्स बीएफ, बीएफ जिसको हम अपथ्रस्ट भी जानते हैं, वो कहां लगता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। विल बी इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है।
when why does a block of plastic released underwater come up to the surface of water? भाई अभी तो बताया, बाइंड फोर्स लगता है, उस वजह से बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, बाइंड फोर्स, जिस वजह से बॉडी ऊपर आती है। तो प्लास्टिक बॉटल के साथ भी यही है कि जैसे ही हम उसको फ्लूइड में डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं, तो उस पर ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगता है, दैट्स व्हाई इट कम्स आउट। यस, ठीक है। चलो अगला देखिए, अब बढ़िया सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लॉजिकल सवाल है, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कर लेंगे आराम से। The volume of a 50 gram of a substance is 20 centimeter cube, right? The volume of a 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. ये बताना है कि अगर हम उसे पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, सिंक का मतलब है डूब जाना। अब हमें ये सिंपल सा पता है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ बॉडी। अगर किसी भी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो वो क्या कर जाती है, वो जाती है डूब। डूब के मरती नहीं है बट डूब जाती है। लेकिन अगर उस बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से होती है कम तो वो क्या करेगी, फ्लोट। ये तो हमें पता है, हाँ जी भाई बिल्कुल पता है। तो एक काम कर लेते हैं ना, क्यों ना हम उस बॉडी की डेंसिटी निकाल के देख लें कि आखिर उस बॉडी की डेंसिटी कितनी है। क्योंकि अगर डेंसिटी निकल गई तो हमें पता चल जाएगा कि वो वाटर की डेंसिटी से कम है कि ज्यादा। अच्छा ठीक है, अब देखो डेंसिटी जो वाटर की गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो एक काम करते हैं ना, ये भी ना हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही निकाल लेते हैं, राइट। तो अच्छा देखो, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर हम निकालें तो उसमें क्या चाहिए हमें, मास ऑफ द बॉडी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब क्वेश्चन में अगर हम देख पा रहे हैं तो मास कितना गिवन है 50 ग्राम, और ये कितना गिवन है 20, वॉल्यूम कितना गिवन है 20, जीरो से जीरो कट गया, 5/2 कितना होता है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये तो इतना आ गया है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या हमको देख के समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जो डेंसिटी है बॉडी की वो तो बहुत ही ज्यादा मिल गई हमें वाटर से, इसका मतलब वो तो भारी है, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी कैसी कर जाएगी, वो कर जाएगी सिंक, डूब जाएगी, डूब जाएगी। सही बात है ना, वो डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। करेक्ट, ठीक है, बढ़िया सवाल आया समझ में। ओके तो चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आराम से पढ़ के ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइए आंसर क्या आएगा, है ना। सेम सा सवाल है, एक चीज तो सेम ही निकालनी है। क्या सेम निकालना है भाई, वॉल्यूम गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब, मास गिवन है 500 ग्राम। वही पूछ रहे हैं जो अभी अभी पूछा था कि भाई बॉडी डूबेगी कि फ्लोट करेगी। तो भाई मैम ने हमें बताई थी एक चीज, वही चीज हम यहाँ लगा लेंगे। क्यों ना हम डेंसिटी ऑफ बॉडी निकाल लें जिससे कि हमको आइडिया लग जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी मतलब मास बाय वॉल्यूम। मास कितना दिया है 500 दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 350 दिया है, जीरो से जीरो काट दो। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं। और पानी की डेंसिटी कितनी है 1, यानी कि बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से है ज्यादा, है कि नहीं, क्योंकि ये 1.4 है, पानी की 1 है। तो स्लिंक की फ्लोट, सिंक की फ्लोट, सिंक। ठीक है, इतना तो करेक्ट होना चाहिए सबका, है ना, सिंक। अब वो ये बोल रहा है, अच्छा आपने पानी में वो बॉडी डाली, डाली ना, और वो डूब भी गई, तो उसने पानी को कुछ हटाया होगा ना, डिस्प्लेस किया होगा ना, तो वो कितना पानी का मास है जो उसने हटाया। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूं कि ये कंटेनर में जब आपने इस ब्लॉक को डाला, है कि नहीं, इस ब्लॉक को डाला, और ये भी क्या कर गया, डूब गया। तो इसने क्या किया ना, इस सेक्शन में जितना यहाँ पे पानी था, इतना पानी था ना, इसको हटाया होगा ना, तो उस पानी का कुछ तो मास होगा। वो मास ऑफ वाटर वो जानना चाहते हैं आखिर कितना है, ठीक है ना, मास ऑफ वाटर जानना चाहते हैं। ओके, तो इसमें ना हम एक लॉजिक सोचे, क्या सोचे कि अगर हमें मास ऑफ वाटर निकालना है, मास ऑफ वाटर, तो एक काम कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर होगा मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसने हटाया है, बेसिकली वाटर जो डिस्प्लेस किया है, राइट। अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर में पता है क्या, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो पता ही है ना।
मास ऑफ वाटर हमको निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस की बात करें तो उसने कितना वॉल्यूम हटाया होगा, उसने उतना ही तो वॉल्यूम हटाया होगा ना जितना उस बॉक्स का खुद का वॉल्यूम है। अरे बस समझ में भी किसी चीज को आप पानी के अंदर डालते हो तो उसका जितना खुद का वॉल्यूम है उतना ही तो वॉल्यूम वो पानी का हटाएगा। तो उसका खुद का कितना वॉल्यूम है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है क्वेश्चन में गिवन? ये गिवन है ना, दैट द वॉल्यूम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। पैकेट का 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो इतना ही तो वॉल्यूम वो हटाएगा। पानी का भी, पानी का है ना, तो ये आ गया 350। तो अब इसके हिसाब से क्या बन गया? 350 ग्राम, यानी कि मास ऑफ वाटर जो हटाया गया है, डिस्प्लेस वाला है, वो कितना हो जाएगा? 350 ग्राम। बढ़िया सवाल है ना? पता है आपको, ये कई बार ना 11th क्लास के बच्चों से भी नहीं बनता है क्वेश्चन। हाँ जी, जब मैं उनको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पढ़ाती हूँ ना, ये क्वेश्चन देती हूँ उनको करने के लिए, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मैम कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन अच्छा सवाल है, 9th में बच्चों को ये अच्छे से सीख लेना चाहिए ताकि 11th में जाके आप और अच्छे सवाल बना सको, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें, ये जो कंसेप्ट है कि अच्छा उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि आपके पैकेट का वॉल्यूम है, उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जो हमको जरूर ध्यान रखनी चाहिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायंसी से, है ना। एक अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इसकी अच्छे से। ओके, सो वी हैव डन विद द एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब सभी बच्चे अच्छे से ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी सेक्शन देखेंगे और अच्छे अच्छे सवाल लगा लेना, तभी इस पे ग्रिप बनेगी चैप्टर पे। ओके, आप लोगों के भी कोई सजेशंस हैं, कोई भी आपको डाउट्स पूछने हैं, जो भी आपका है कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल रिवर्ट यू फॉर श्योर। ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर मुझे लगता है आपको बड़े समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में किस पे? नए चैप्टर की तरफ। तो इसके बाद जो नया चैप्टर आएगा वो आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर पे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा टॉर्क इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।